हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लेसन फर्स्ट में गॉस का परम है, जिसको बोलते हैं गॉस का थ्योरम। देखिए, गॉस थ्योरम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछ लेता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं गॉस के परमे को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। ठीक है, बाकी अगर आप लेसन फर्स्ट में गॉस के परमे के पहले के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर भौतिक विज्ञान क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पर मैंने अभी तक जितने वीडियो पढ़ाए वहाँ पर सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं गॉस का परमे। देखिए, गॉस का परमे क्या होता है। तो गॉस के परमे को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप गॉस के परमे को चुटकियों में सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट। देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र पैदा कैसे होता है। तो वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है आवेशों से। अगर आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है। क्यों? क्योंकि आवेश निकालता है बल रेखाएं, और बल रेखाओं के निकलने से वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ रखते हैं, हम लोग जानते हैं पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक खुला पृष्ठ होता है, एक बंद पृष्ठ होता है। अब एक खुला पृष्ठ क्या होता है? तो खुला पृष्ठ हमारे एक प्लेन पृष्ठ, जैसे ये कागज दिख रहा है आपको ना, तो ये कागज एक खुला पृष्ठ है। बंद पृष्ठ क्या होता है? बंद पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद होता है उसको बोलते हैं बंद पृष्ठ। जैसे मैं बात करूँ गुब्बारे का, तो गुब्बारा क्या होता है कि चारों तरफ से बंद होता है। अगर मैं बात करूँ फुटबॉल का, तो फुटबॉल क्या होता है? चारों तरफ से बंद होता है। तो जो पृष्ठ पूरी तरीके से खुला होता है उसको बोलते हैं खुला पृष्ठ, और जो पृष्ठ चारों तरफ से बंद होता है उसको बोलते हैं बंद पृष्ठ। तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ रखा जाए तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में आवेश होता है, और आवेश क्या करता है? बल रेखा निकालता है। तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई भी पृष्ठ रखें तो क्या करता है कि बल रेखाएं निकलती हैं, तो बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर भी निकलती हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में बहुत सारी बल रेखाएं होती हैं, और जब कोई पृष्ठ उसमें रखते हैं तो वो बल रेखाएं उस पृष्ठ से होकर भी क्या होती हैं? निकलती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखने पे बल रेखाएं उसमें से निकलती हैं। हम लोग जानते हैं कि बल रेखाओं की संख्या के माप को ही, यानी बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, जिसको बोलते हैं फाई। तो अगर पृष्ठ से बल रेखाएं निकलेंगी तो इसका मतलब वहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यहाँ पर हम इनडायरेक्टली रूप से कह सकते हैं कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी पृष्ठ रखें तो उस पृष्ठ से क्या निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों? वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रखने पर बल रेखाएं निकल रही थी, बल रेखाएं फ्लक्स बन रही थी, तो बल रेखाओं को हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको वैसे बोलते हैं कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पृष्ठ रखा जाए तो क्या होगा कि उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, और वैद्युत फ्लक्स को बोलते हैं फाई ई। ठीक है, लेकिन जहां तक बात रही गॉस की, तो गॉस ने खुले पृष्ठ के लिए कुछ नहीं कहा। गॉस ने जो बताया वो एक बंद पृष्ठ के लिए बताया। समझिए आप इसको, गॉस ने जो अपना परमे बताया वो एक बंद पृष्ठ के लिए बताया। यानी गॉस ने बताया कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखते हैं, ध्यान दो, खुला पृष्ठ नहीं, बंद पृष्ठ। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखते हैं तो उसमें से क्या निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा। पृष्ठ आप रखो, चाहे खुला रखो, बंद रखो, उसमें से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो गॉस ने क्या बताया कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखते हैं तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो उसको बोलते हैं फाई ई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक बंद पृष्ठ रखते हैं। देखिए, ये एक बंद पृष्ठ है कि नहीं? तो अगर ये बंद पृष्ठ है तो क्या होगा? इस बंद पृष्ठ में बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी, आवेश होगा, तभी तो बल रेखाएं निकलेंगी। तो बल रेखाएं निकलेंगी तो यहाँ से फ्लक्स पैदा होगा। फ्लक्स जो पैदा होगा उसको बोलते हैं फाई ई। तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश है, जो भी आवेश हो उसको ले लो, तो इसके अंदर जितना आवेश है वो आवेश, और उसी आवेश में अगर 1/ε0 से गुणा कर दिया जाए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो, इसी को एप्सिलॉन जीरो कहते हैं, इसी को एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। तो अगर उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है, अगर उस आवेश को लेकर के उसी में 1/ε0 से गुणा कर दें तो जो भी आएगा उस बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है ये मिल जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आएगी नहीं? यानी अगर आप चाहते हो कि किसी बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, अगर वो आप निकालना चाहते हो तो बस उसके अंदर कुल आवेश लेना है, उसी में 1/ε0 से गुणा कर देना है, और गुणा करने के बाद जो मिलेगा वही क्या निकलेगा? कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा जो उस बंद पृष्ठ से निकल रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं फाई बराबर क्यू का एक में गुणा करोगे क्यू आएगा बटा एप्सिलॉन जीरो, और इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। गॉस ने क्या बताया? तो गॉस ने बहुत सिंपल चीज़ कहा, ध्यान दो आप, कहा कि किसी भी अगर वैद्युत क्षेत्र में
कोई भी बंद पृष्ठ रखते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ रखते हैं तो उसमें से वैद्युत फ्लक्स निकलता है और निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 गुने के बराबर होता है। फिर से, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई, ऐसे कह सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश में ε0 से गुणनफल के बराबर होता है, और यही है गॉस का थ्योरम। अब ये ε0 क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए, जो ε0 होता है उसको बोलते हैं, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखिए, अगर एप्सिलॉन होता तो ये सिर्फ वैद्युतशीलता होता, लेकिन ε0 है तो इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8 × 8 5 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये रहा गॉस का थ्योरम। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करता है, बोर्ड परीक्षा में कहता है कि गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए, यानी गॉस का प्रमेय प्रूव कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग गॉस के प्रमेय को प्रूव कर लेते हैं। देखिए, अगर आपसे परीक्षा में पूछ रहा है कि गॉस का प्रमेय क्या है तो सिर्फ आप परिभाषा लिख दोगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए तो आपको गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कर लेते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करोगे, तो मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ में कोई आवेश ले लीजिए। मान लीजिए इसके अंदर कोई क्या है, आवेश, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स हमको निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स तभी निकलेगा जब बल रेखाएं निकलेंगी, और बल रेखाएं तभी निकलेंगी जब इसके अंदर कोई ना कोई आवेश होगा। तो मान लीजिए इसके अंदर एक प्लस आवेश ले लेते हैं, ले लिया ना। अब यहाँ देखिए बहुत सारी बल रेखाएं निकलेंगी, और बल रेखाएं निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स भी पैदा होगा। ठीक है, समझिए आप ध्यान से। देखिए ये एरिया ना, एरिया जितने, ये पृष्ठ जो है ना, पृष्ठ जितना बड़ा होगा उसमें से उतनी अधिक बल रेखाएं निकलेंगी तो वैद्युत फ्लक्स भी उतना अधिक पैदा होगा। देखिए, बल रेखाएं जितनी ज़्यादा निकलेंगी वैद्युत फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा पैदा होगा, लेकिन बल रेखाएं जितने कम पैदा होंगी निकलेंगी वैद्युत फ्लक्स भी उतना ही कम पैदा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा, एक गोला टाइप का ही है, तो इसमें मैं एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा पृष्ठ है, ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या किया, इसी में एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये पृष्ठ छोटा है तो इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो कब निकल पाएंगी, इसीलिए जो वैद्युत फ्लक्स यहाँ से निकलेगी उसकी संख्या भी क्या होगी, थोड़ी होगी। ध्यान दो, ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो ए है, ध्यान दो ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसका क्षेत्रफल ये है, लेकिन मैंने एक छोटा क्षेत्रफल लिया। छोटा क्षेत्रफल माने क्या, बड़े को छोटा बनाने के लिए उसके पहले डी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा डी ए। ठीक है, तो ये अगर ये पूरा पृष्ठ होता तो यहाँ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई होता, लेकिन छोटा सा पृष्ठ है इसलिए यहाँ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, छोटा होगा, यानी डी फाई होगा। ये चीज़ क्लियर होगी नहीं, ये अगर पृष्ठ छोटा है तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी क्या निकालना है, डी फाई, तो ऐसे आप कह सकते हो कि माना इस गोले पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है, वो क्या लेते हैं, डी ए लेते हैं। क्या लेते हैं, डी ए। तो इस छोटे से क्षेत्रफल डी ए, यानी डी ए से निकलने वाला क्या निकलने वाला, हमको निकालना वैद्युत फ्लक्स, तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी ए से निकलेगा, डी ए छोटा है तो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा, यानी डी फाई ई होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर हमको डी फाई ई निकालना है तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं कि इसका फॉर्मूला, देखिए ये आवेश है तो यहाँ क्षेत्रफल पैदा करेगा, तो मान लीजिए जो क्षेत्रफल पैदा किया वो ई है कि नहीं। इसका एरिया क्या है, तो एरिया छोटा मोटा लिए है तो एरिया डी ए है। ठीक है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों को डॉट गुणा करेंगे और जो मिलेगा वो निकल जाएगा कि इस छोटे से क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश यहाँ पर है, अब ऋणावेश तो पता नहीं कहाँ पर है, तो पृष्ठ यही ले रहे हो तो मान लो उधर ही कहीं ऋणावेश होगा, तो यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर की ओर होती है। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा क्योंकि यहाँ पे आवेश है, तो इस यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये दूर की ओर होगी, तो मान लीजिए दूर की ओर यहाँ पे है, ये ई है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए ये जो है ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल में डायरेक्शन होता है, इसको हम लोग पढ़ के आए थे। डायरेक्शन कहाँ होता है, तो इसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो इसमें लंबवत बाहर की ओर मतलब ये देखिए ये दिख रहा है, यही होगा, लंबवत ऊपर की तरफ देखिए यही होगा, लेकिन यहाँ कागज़ पे तो बनेगा नहीं तो इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बीच कुछ कोण बन रहा है, तो मान लीजिए कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, हम लोग जानते हैं
कि जब भी ऐसा होता है तो एक बार इसका परिमाण ई हो जाएगा, एक बार डी ए का परिमाण डी ए हो जाएगा, और फिर लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? इसी के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये आवेश है, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस आर है, ध्यान दीजिए डिस्टेंस कितना है? आर है। और क्यू जो कर रहा है ये मान लीजिए ओ बिंदु है, तो क्यू ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सीधे कह सकते हो कि बिंदु ओ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्या? वैद्युत क्षेत्र। हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू माने क्या? यही आवेश, और बटा आर माने क्या? यहाँ से ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। क्या करो, इसी फॉर्मूले को यहीं उठा के पटक दो, क्योंकि यहाँ पे देखो ई है कि नहीं है, तो ये ई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ई की वैल्यू ये है, रखो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या है? ये है क्यू, और ये है बटा आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये क्या है? तो ये है इनटू, ये है डी ए कॉस थीटा, तो इसको लिखते हैं डी ए कॉस थीटा। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपका अपना भाई सागर है। ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से लेकर के आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, तो और चलते आगे देख लेते हैं। ये इसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए है डी फाई ई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस क्यू को यहाँ पे क्यू करने में क्यू यहाँ पे क्यू कर देते हैं, और इनटू देखिए ये है डी ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, और बटा ये आर है, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक फार्मूला होता है, चूँकि एक फार्मूला क्या होता है? ये जो है ना डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये पूरा पृष्ठ है तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो क्या होगा? डी ओमेगा, ओमेगा होगा, क्योंकि पृष्ठ पूरा है तो बनने वाला कोण ओमेगा होगा। लेकिन अगर पृष्ठ छोटा मोटा तो बनने वाला कोण भी क्या होगा? देखिए इस पृष्ठ से यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इस पृष्ठ से यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो कोण देखिए ये पृष्ठ छोटा तो कोण भी छोटा, तो पूरा कोण ओमेगा होता है, तो छोटा वाला कोण क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी ओमेगा, यानी ये कोण डी ओमेगा हो जाएगा। और इस पूरे का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अगर आप ये सूत्र जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसको प्रूव करके एक वीडियो बना के छोटा सा यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। तो चूंकि के बाद तुरंत इसलिए लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसीलिए ये क्या है? तो ये है डी फाई ई बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है? क्यू है कि नहीं, बटा ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 है कि नहीं, ये इनटू, तो इनटू इस पूरे की वैल्यू क्या है? तो इस पूरे की वैल्यू है डी ओमेगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए मैंने आपको मैथ में अवकलन भी पढ़ाया है, समाकलन भी पढ़ाया है। मैं अवकलन समाकलन इसलिए पढ़ा रहा हूँ अभी क्योंकि वहाँ उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए समाकलन लगाते हैं, छोटा करने के लिए अवकलन लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी पहले से लगा है, जो इसको बड़ा करने के लिए समाकलन करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर देखिए समाकलन का जो चिन्ह होता है वो टेढ़वा जैसा होता है, ऐसा, ये टेढ़वा देख रहे हैं ना, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन अगर ये ऐसे है तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। अगर पृष्ठ खुला है तो इसके लिए ये लगाएंगे, अगर पृष्ठ बंद है तो इसके लिए ये लगाएंगे। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये पृष्ठ बंद है तो क्या लगाओगे? ये वाला लगाओगे, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन। तो इसके पहले क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्लोज, यानी क्लोज इंटीग्रेशन। उसके बाद ये क्या है? तो ये है डी फाई ई, इधर भी लगाएंगे डी इंटीग्रेशन, ये क्लोज वाला क्लोज इंटीग्रेशन। इस पूरे को उतारेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये क्या है? डी ओमेगा। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन का मेन काम होता है कि छोटे को बड़ा कर देता है। देखिए ये बेचारा फाई क्या था? छोटा था कि नहीं, डी लगाया छोटा है। अब
अगर ये डी हट गया तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या करता है ना, डी को लेके गायब होता है। तो ये डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये इंटीग्रेशन डी को लेके गायब होगा, तो यहाँ पे बचा है क्या, फाई ई। और फाई ई क्या है, ध्यान दो, फाई है इस पूरे पेज से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन डी फाई क्या था कि छोटे से पेज से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए ये है, ध्यान दो आप, मैंने आपको बताया है कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट दुनिया के हर चिन्ह से क्या होता है, बाहर आता है। कोई भी दुनिया का चिन्ह हो, कांस्टेंट क्या होता है, वहाँ से बाहर आता है। तो ये Q एक कांस्टेंट है, 4πε0। क्यों माने, मैंने एक फिक्स आवेश मान लिया है ना कि आवेश 4 है 5 है, फिक्स आवेश मैंने माना है, तो वो कांस्टेंट हो गया। 4π भी कांस्टेंट, ε0 भी एक नंबर है, सब कांस्टेंट है। इस पूरे को बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा, Q/4πε0। और बचा क्या, ये बचा, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, फिर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ये क्या हो गया, Q/4πε0, क्यों, इनटू ये डी ओमेगा। तो ये क्या करेगा, डी को लेके गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा। और हम लोग जानते हैं कि गोले में जो ओमेगा की वैल्यू होती है, यानी गोले के अंदर बनने वाला जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है, 720, यानी 400 पाई। ठीक है, तो इसके बाद चूंकि के बाद तुरंत इसलिए लगता है, तो फिर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q/4πε0। और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, 4 पाई। तो आप लिखोगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, ध्यान दो आप, तो आ गया फाई ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बचा Q और नीचे बचा क्या, नीचे बचा ε0। और यही गॉस का प्रमेय था, हमको यही प्रूफ करना था। इतना करने के बाद यहाँ पे कर सकते हो प्रूफ, और गॉस का प्रमेय प्रूफ हो गया। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए मान लीजिए अगर गॉस के प्रमेय पे कोई न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप ऐसे लगाओगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो गॉस, अगर मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारा आवेश दिया है, मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर 5 कूलाम का आवेश दिया है, 10 कूलाम का आवेश दिया है, 15 कूलाम का आवेश दिया है, और कहेगा कि इससे वैद्युत फ्लक्स निकालो। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, फाई बराबर कुल आवेश को जोड़ लो। अरे 15 और ये 10 कितना है, 5 और 10 कितना, 15 और 15 और ये 15, 30 हो गया। तो 30 लोगे और इसी में 1/ε0 से गुणा कर दोगे, बाकी जो मिलेगा उसी को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर कुल आवेश को ले लेना है और नीचे ε0 से भाग कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। लेकिन अगर इसके अंदर जो आवेश रहेगा निगेटिव रहेगा, जैसे मान लीजिए बंद पृष्ठ है, एक 10 कूलाम है, एक 5 कूलाम है, तब आवेश कैसे लोगे, जोड़ोगे तो 10 में से 5 चला जाएगा तो -5 आ जाएगा। मतलब सबको जोड़ करके और फिर क्यू का मान निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने गॉस के प्रमेय को अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो एक दो बार फिर से देखिए। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो बाकी इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे पर ऐसे ही बनाए रखिए।